दोस्तों ज़रा सोचिए, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त गाज़ा और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं। एक तरफ बम गिर रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, खून और मलबे के ढेर में जिंदगियां दब रही हैं, और दूसरी तरफ वाइट हाउस के शानदार हॉल में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हाथ मिलाकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्लान शांति लाएगा। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या वाकई ये शांति का प्लान है या फिर एक और नया जाल बुना गया है? गाज़ा के लोगों ने तो साफ कहा है कि ये सवालों से भरा हुआ सौदा है और उनके लिए इसमें ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती। सोचिए, एक तरफ नेतन्याहू कैमरे के सामने खड़े होकर बड़ी शान से कहते हैं कि हमने ट्रंप का 20 पॉइंट का प्लान मान लिया है, लेकिन उसी वक्त उनके फ़ौजियों के जहाज़ और टैंक गाज़ा पर बम बरसा रहे हैं। सोमवार को ही यानी कल 39 फ़िलिस्तीनियों की जान चली जाती है, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। दोस्तों, एक ऐसा समझौता है कि जिस दिन आप शांति की बात करें उसी दिन सबसे ज़्यादा खून बहाएं। ट्रंप का ये 20 पॉइंट का प्लान पहली नज़र में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इसमें कहा गया है कि गाज़ा को एनेक्स नहीं किया जाएगा, यानी इजराइल उसे अपने नक्शे में जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जातीय सफाया नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, असली बात छुपी है उस छोटे से पॉइंट में जिसे लोग, बल्कि दुनिया, जहर की गोली कह रही है। प्लान के अंदर लिखा है कि इजराइल सिक्योरिटी पैरामीटर यानी सुरक्षा के नाम पर गाज़ा के अंदर एक इलाका हमेशा के लिए अपने कब्ज़े में रखेगा। जी हाँ, और उस पर कोई टाइमलाइन भी नहीं है कि कब तक रखेगा, कब वापस लौटेगा और किस शर्त पर वापस जाएगा। ये सब इजराइल पर ही छोड़ दिया गया है। यानी आसान भाषा में कहें तो इजराइल चाहे तो कभी बाहर ही ना निकले, और अगर इजराइल ना निकले तो गाज़ा के लोग हमेशा के लिए कैदियों की तरह रहें। यही वजह है कि वाशिंगटन में बैठे पॉलिटिकल एनालिस्ट उमर बद्दार ने साफ कहा कि ये प्लान लंबे समय की नाकामी का नुस्खा है, क्योंकि इसमें फ़िलिस्तीनियों को फिर वही पुराना सौदा दिया जा रहा है। तुम जियो, मगर हमारी शर्तों पर जियो, हमारी चौकियों के नीचे, हमारे ड्रोन और टैंकों की नज़रों में। क्या कोई कौम ऐसे समझौते को शांति कह सकती है? गाज़ा के लोग आज भी मलबे में अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, 2023 से अक्टूबर से अब तक 66,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लाखों ज़ख्मी हैं, बेघर हैं, हज़ारों अब भी ढह चुकी इमारतों के मलबों के नीचे दबे पड़े हैं। और उसी दौरान वाइट हाउस के प्रेस रूम में तालियां बज रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्लान पर दुनिया का रिएक्शन कैसा है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, कतर, मिस्र, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी तक ने इसे वेलकम किया है। यानी ज़्यादातर सरकारें कह रही हैं कि हाँ, ये बड़ा अच्छा प्लान है। लेकिन असल सवाल ये है कि जिनके घर जल रहे हैं, जिनके बच्चे मर रहे हैं, वो लोग इसे कैसे मानेंगे, कैसे स्वीकारेंगे? देखिए, असली तस्वीर वही है जो गाज़ा के अंदर से आ रही है। वहाँ लोग कह रहे हैं ये प्लान असल में गाज़ा पर एक इंटरनेशनल कंट्रोल थोपने की कोशिश है। एक तरह से स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजी जाएगी, जिसमें शायद अरब देशों के सैनिक भी शामिल होंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, जब किसी मुल्क पर फ़ौजें बाहर से आ जाएं, कब्ज़ा कर लें और उनके लोग हर वक्त उनके साए में जिएं, तो क्या उसे आज़ादी कहा जाएगा या नई तरह की ग़ुलामी कहेंगे? इधर अमेरिका में भी बहस तेज़ हो चुकी है। 19 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, जिनमें रशीदा तलीब भी शामिल हैं, जो पहली फ़िलिस्तीनी मूल की महिला सांसद हैं, उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि ग्लोबल समूथ फ्लोटिला, जो समुद्री जहाज़ है, ये जहाज़ गाज़ा में भूखे लोगों के लिए अनाज, दवाइयाँ, खाना लेकर जा रहे हैं। लेकिन इन जहाज़ों पर भी कई बार हमले हो चुके हैं। अल तलीब और बाकी सांसद कह रहे हैं कि अगर इस बार इन जहाज़ों पर हमला हुआ तो ये साफ तौर पर इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ाना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिका इजराइल के ख़िलाफ़ खड़ा होगा? दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन के हाउसिंग एक्सपर्ट बालकृष्ण राजगोपाल ने इस प्लान की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि ये प्लान असल में लैंड ग्रैब यानी कि ज़मीन हड़पने का एक बहाना है, क्योंकि इसमें परमानेंट बफर जोन का जिक्र है। मतलब इजराइल गाज़ा की ज़मीन का एक हिस्सा स्थायी तौर पर अपने कब्ज़े में लेगा, और कब तक लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात मेरे दोस्तों, एक ट्रांजिशन अथॉरिटी को हेड करने के लिए नाम आया है टोनी ब्लेयर का।
वही टोनी ब्लेयर जिनके बारे में चिलकॉट रिपोर्ट ने कहा था कि उन्होंने इराक की जंग गलत सबूतों पर छेड़ी थी और हज़ारों मासूम उसमें मारे गए। अब वही शख्स टोनी ब्लेयर गाज़ा की किस्मत संभालेंगे। ज़रा सोचिए, जिस इंसान ने इराक को तबाह किया उसे गाज़ा का गार्जियन बना दिया जाए। ये कितना बड़ा मजाक है दोस्तों। यही वजह है कि ब्रिटेन के पूर्व लेबर लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि टोनी ब्लेयर को मिडिल ईस्ट के आसपास भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखा, गाज़ा की किस्मत ट्रंप या नेतन्याहू या फिर टोनी ब्लेयर तय नहीं करेंगे, ये हक़ सिर्फ फ़िलिस्तीनी लोगों का है। अब आइए ज़रा जर्मनी की तरफ देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जर्मनी पर दबाव डाला है कि वो ईयू के बाकी देशों के साथ मिलकर इजराइल पर सेक्शन लगाए, लेकिन जर्मनी सिर्फ इतना कह रहा है अभी कि हम नए वेपन लाइसेंस नहीं देंगे। HWR का कहना है कि ये नाकाफ़ी है। अगर जर्मनी चुप रहा तो वो भी इजराइल के अपराधों में बराबर का शरीक माना जाएगा। फिर आता है यूरोप का रिएक्शन। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये प्लान उम्मीद जगाता है और 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाता है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भी कह रहे हैं कि ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यानी यूरोप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन गाज़ा के अंदर बमबारी अभी भी जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आम लोग क्या सोचते हैं। देखिए, गाज़ा के रिपोर्टर्स का कहना है कि लोग इस वक्त किसी भी प्लान या फिर पॉलिटिकल की परवाह नहीं कर रहे हैं। उनके लिए अभी बस ज़िंदा रहना ही सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि हर घंटे हर गली में बम गिर रहे हैं, हर गली में मौत मंडरा रही है। वहाँ लोग कहते हैं कि ये प्लान असल में गाज़ा की पूरी गवर्नेंस, इकनॉमी और सिक्योरिटी को बाहर वालों के हवाले कर देगा और हम फ़िलिस्तीनी फिर भी अपने ही घर में बेगाने बन के रह जाएंगे। यानी कहानी का सार ये है, एक तरफ नेतन्याहू और ट्रंप कैमरे के सामने ऐलान कर रहे हैं कि ये ऐतिहासिक डील है, ये शांति लाएगी, और दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनी खून और आंसुओं में डूबे हुए हैं और उनके सामने सवाल है, क्या ये प्लान उन्हें आज़ादी देगा या और गहरी कैद में धकेल देगा। अब असली खेल देखिए। वाशिंगटन और तेल अवीव में कैमरों के सामने तो हंसी खुशी दिखाई जाती है, लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई बिल्कुल इसके उलट होती है। गाज़ा की गलियों में जब बच्चों की चीखें गूंज रही होती हैं तो उस वक्त नेतन्याहू ये बयान दे रहे होते हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता भी है। असल में यही लाइन पूरी डील की चाबी है, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर ही वो गाज़ा का इलाका अपने कब्ज़े में रखेंगे। वहीं टैंकों की तैनाती होगी, वहीं चेक पॉइंट होंगे, वहीं नाकेबंदी। तो फिर फ़िलिस्तीनियों के लिए क्या बदला? उनका कल भी बर्बाद था, आज भी बर्बाद है। ट्रंप का ये 20 पॉइंट का प्लान दरअसल एक डिप्लोमेटिक शो है। इसमें कैमरे पर अच्छे अच्छे वादे लिख दिए जाते हैं ताकि दुनिया तालियां बजाए, वाहवाही हो, लेकिन अंदर का मैसेज साफ है, गाज़ा को एक ओपन एयर प्रिजन ही बनने रहने देना है। सोचिए, जब आप अपनी ज़मीन पर रहकर भी अपनी मर्ज़ी से आवाज़ ना उठा सकें, सांस ना ले सकें, जब हर सप्लाई खाना पानी बिजली दूसरों के हाथों में हो, तो क्या वो आज़ादी होगी? गाज़ा के लोग कहते हैं कि ये तो एक और ट्रिक है ताकि दुनिया को लगे कि अमेरिका और इजराइल कोई बड़ा दिलचस्प समझौता कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अरब दुनिया इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। सऊदी अरब, जॉर्डन, UAE, कतर जैसे देशों ने इसे वेलकम तो किया, मगर उनकी मजबूरी भी है। एक तरफ उन्हें अमेरिका की नाराज़गी झेलनी है, दूसरी तरफ उनकी अपनी जनता सड़कों पर फ़िलिस्तीन के हक़ में नारे लगा रही है। यही डबल प्रेशर उनके साथ आधे आधे अधूरे बयानों पर मजबूर कर देता है। मिस्र कहता है कि ये सही दिशा है, लेकिन वही मिस्र अपने बॉर्डर पर गाज़ा के लोगों को घुसने नहीं देता। यानी सरकारें बयान दे रही हैं और जनता गुस्से में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। इधर यूरोप की भी हालत देख लीजिए। फ्रांस और ब्रिटेन कह रहे हैं कि ये स्टेप पॉजिटिव है, पर कोई भी ये नहीं कह रहा कि बमबारी कब रुकेगी, रुकनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन बार बार 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, लेकिन जब असल में इजराइल सैकड़ों घर उड़ा देता है तो वही यूरोप सिर्फ डीप कंसर्न लिखकर चुप हो जाता है। यही दोहरा रवैया फ़िलिस्तीनियों को और भी बेचैन कर रहा है। अब अमेरिका के अंदर भी हलचल कम नहीं है। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये डील उनके लिए एक चुनावी कार्ड भी है। वो चाहते हैं कि घरेलू राजनीति में इसे मोस्ट हिस्टोरिक पीस डील बताकर वोट बटोरे जाएं, लेकिन यहाँ भी विरोध तेज़ हो रहा है। रशीदा तलीब जैसी सांसद खुलकर कह रही हैं कि ये डील असल में गाज़ा के ख़िलाफ़
नई साजिश है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी कैंपसों में छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ्री फ़िलिस्तीन के नारे अब मेन स्ट्रीम बन चुके हैं। दूसरी ओर इसराइल के भीतर भी सब कुछ एकजुट नहीं है। वहाँ की सिविल सोसाइटी का एक बड़ा तबका कह रहा है कि ये प्लान शांति नहीं लाएगा बल्कि हमें और गहरी जंग में धकेल देगा। कई ह्यूमन राइट ग्रुप कह रहे हैं कि नेतन्याहू सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए इस समझौते का ढोल पीटते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के केस भी चल रहे हैं और पॉलिटिकल प्रेशर भी है। तो गाज़ा पर हमला उनके लिए पॉलिटिकल ऑक्सीजन बन गया है। अब गाज़ा की आम जिंदगी की तरफ लौटते हैं मेरे दोस्तों। वहाँ हालात इस वक्त इतने बदतर हैं कि अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, खाने को नहीं है, जनरेटर में फ्यूल नहीं है और पानी तक दूषित हो चुका है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि गाज़ा अब अनलिवेबल हो चुका है। एक ऐसे वक्त पर अगर आप किसी माँ से पूछें कि क्या आप ट्रंप और नेतन्याहू डील पर भरोसा करती हैं, तो उस माँ का जवाब सिर्फ एक आंसू होगा, क्योंकि उसके लिए राजनीति नहीं, अपने बच्चों को बचाना ही सबसे बड़ी जंग है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया वाकई कुछ बदलने वाली है? पिछले 70 साल से फ़िलिस्तीन हर समझौते में सिर्फ अपनी ज़मीन खोता आया है। 1948 में, 1967 में, ओस्लो अकॉर्ड्स में हर बार पीस के नाम पर उनके हिस्से से और टुकड़े काट लिए जाते हैं और अब भी वही कहानी दोहराई जा रही है। इसलिए गाज़ा के लोग कहते हैं कि ये डील नहीं है, एक और छलावा है। तो दोस्तों तस्वीर साफ़ है, नेतन्याहू और ट्रंप इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। यूरोप और अरब सरकारें औपचारिक ताली बजा रही हैं, लेकिन गाज़ा के लिए ये एक और लंबा अंधेरा है। असली सवाल यही है, क्या दुनिया कभी ईमानदारी से फ़िलिस्तीन को उसका हक दिला पाएगी या नहीं, या फिर हर बार नए प्लान बनेंगे, नए डील होगी, नए वादे होंगे और उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।